चलिए, तो अब वक्त हो गया एग्रीमीटर का। और एग्रीमीटर में हम रोज लेकर के आते हैं आपके पास एग्रीमीटर से कमोडिटी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण अपडेट। और इस अपडेट में हमारे साथ आप हम लोगों का साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। और नए वित्त वर्ष में बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद, आपको भी नवरात्र की शुभकामनाएं। और जिस ढंग से हमने देखा फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का कमोडिटी का नाम रहा, जहाँ पे ठीक है सोना चांदी अच्छा रिटर्न दिए है, बट एग्री भी कुछ अछूता नहीं रहा है। तो आज हम देखेंगे कि एग्री अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कैसा रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कम से कम ये सेगमेंट ऐसा रहे जहाँ से पैसे बनते रहें हमारे दर्शकों के और तमाम निवेशकों के। और एक एक करके सर तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर के आते हैं। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे हल्दी की। मंगलवार को हमने देखा कि एनसीडीएक्स पर हल्दी अप्रैल वायदा का भाव करीब 6% के उछाल के साथ बंद हुआ। आज भी अगर हम देखें तो हल्दी की कीमतों में 6% की तेज़ी मिल रही है। हल्दी की कीमतों में आई ये तेज़ी आखिर में कब तक जारी रह सकती है? बड़ी वजह इसके पीछे आप क्या मान रहे हैं सर? देखिए विपुल जी, मैंने पहले वाले इंटरव्यू में भी कहा था कि हल्दी की जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट बैलेंस शीट है। नो डाउट हमने 11,200 तक का लेवल मार्च मंथ में देखा था। उसका कारण था सेंटिमेंटल, मार्केट में बिल्कुल भी सेंटिमेंट था वो बहुत ही खराब था। बट जैसे कि हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं, तो होरेका इंडस्ट्री के जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो अगेन डबल डिजिट के कंजम्पशन की बात हो रही है, जिसका सपोर्ट हल्दी में आते हुए दिख रहे हैं। इस बार की अगर क्रॉप प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो 70 से 75 लाख बोरी के बीच में रहने की उम्मीद है। और हमारा कंजम्पशन जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा 35 लाख बोरी के आसपास और डोमेस्टिक कंजम्पशन 70-72 लाख का आता है। मतलब हमारा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख बोरी का कंजम्पशन है। उसके मुकाबले इस बार हमारा जो कैरी रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, जिसके चलते आज भी हम 6% का सर्किट लगते हुए देख रहे हैं। और मुझे लगता है नए हाईज की तरफ पूरे साल भर में हम ये फाइनेंशियल ईयर में नया हाई भी लगते हुए दिखाई देंगे। तो फंडामेंटल पहला, बैलेंस शीट काफी टाइट है। एफएमसीजी कंपनीज की बाइंग बहुत ही एग्रेसिव चल रही है। अराइवल्स में ड्रॉप है एंड ये सब कारण की वजह से हम प्राइजेस में गेन आते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है सर। अभी अगर हम बात करें सर एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के और ख़ासतौर से अपनी घरेलू डिमांड, इसमें किस तरीके से आप परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं? दूसरा, अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो कहाँ तक आप देख रहे हैं हल्दी को जाता हुआ, ये जो तेजी आई है इसमें? देखिए एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है हम कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे अगर दिसंबर मंथ के जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आए हैं वो नवंबर के मुकाबले 20% बढ़कर आए हैं, जो लगभग अगर हम बात करें तो 15,319 टन के आसपास है, जो नवंबर के मुकाबले 20% बढ़ा है। अगर वाई ओ वाई भी मैं कंपेयर करूं तो करीबन 46% का गेन आया है। बट हमारा जो सबसे बड़े बायर है वो दो होते हैं। एक बांग्लादेश, जहां पे हमने अनसर्टेनिटी बनते हुए देखी। मिडिल ईस्ट है, वहां पे रमजान के चलते डिमांड अच्छी रही है, बट अभी भी थोड़ा सा कंसर्न्स बना हुआ है। साथ में रुपए में भी जो मजबूती लौटी है, इसकी वजह से थोड़ा सा हमने देखा कंसर्न्स थे। बट कुल मिलाकर हल्दी इकलौती वर्ल्ड में इंडिया ही है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो आई थिंक ये डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। और इस बार क्रॉप साइज कम होने की वजह से आई थिंक एक्सपोर्ट के लिए जो प्रेफरेंस रहेगा वो इंडियन मार्केट का ही रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो प्राइस में भी करेक्शन आया था वो काफी अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड मेंटेन रहनी चाहिए। और साथ में एफएमसीजी डोमेस्टिक होरेका इंडस्ट्री की भी डिमांड, क्योंकि सीआईटी का मानना है 53 लाख शादियां है, तो हर शादी में हल्दी का दिन तो होता ही है। तो हल्दी की डिमांड मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। तो हल्दी की डिमांड अभी भी आगे भी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दे सकती है। तो हल्दी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉटन सीड को लेकर के। सर, बीते एक महीने में एनसीडीएक्स पर कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में करीब 250 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई देखी है। इस तेज़ी की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं सर? देखिए हल्दी में अगर मैं परफॉर्मेंस देखता हूं तो जनवरी से अभी तक 7.5% की तेजी आई है, पिछले एक साल में 10% की आई है। और अब प्राइजेस अगर हम एनसीडीएक्स में बात करें तो करीबन करंट मंथ अगर मैं देखता हूं तो करीबन 2900 रुपए के आसपास अप्रैल वायदा इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले जो गिरावट था उसका कारण था कि फीड इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबिलिटी काफी अच्छी थी, क्योंकि सोया का क्रॉप भी अच्छा था, मस्टर्ड भी था, मक्का भी था। तो बील काफी अच्छे अवेलेबल थे, जिसके चलते हमने 1.5-2 महीने पहले काफी बड़ी गिरावट भी देखी, जहां पे 2550 तक का लेवल दिखा दिया था। धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम समर्स पे जा रहे हैं, यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। एंड सेकेंडली कॉटन की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कपास के अंदर जो उत्पादन था
वो पहले 300 के ऊपर की मानी जा रही थी, अब 300 के नीचे है, इसका भी सपोर्ट मिला है। और सीजनैलिटी भी देखते हैं तो मार्च अप्रैल और मई के 15 दिन यहाँ पे एक डिमांड कंटिन्यू रहती है, तो मुझे लगता है 3000 से 3050 तक के भी लेवल हम आने वाले पीरियड में देख सकते हैं। तो कॉटन सीड ऑयल केक में कंटिन्यू बने रहना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बताया सर आपने, जरा इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? देखिए मुझे लगता है अप्रैल वाले तो अभी जब एक्सपायरी हो जाएगा तो ये मुझे 2980 तक का लेवल लग रहा है। बट अगर मई कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई 2900 पे एंट्री करता है तो मुझे लगता है बैर मिनिमम 3050 से 3100 तक का लेवल हम अगले महीने डेढ़ महीने का व्यू लेकर चल सकते हैं। और ये हफ्ते की अगर बात करें तो ये हफ्ते में मुझे लगता है 2980 तक के लेवल हम देख पाएंगे मई वायदे में। 3100 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ये बात तो हो गई कॉटन सीड ऑयल क्विक को लेकर के। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा गेहूं को लेकर के, क्योंकि बीते 20 दिन में गेहूं की कीमतों में 15% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। 11 मार्च को दिल्ली में भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि मंगलवार को 2622 रुपये दर्ज किया गया। मंडियों में नई फसल की आवक शुरू होते ही कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और इस साल देश में गेहूं की रिकॉर्ड उत्पादन का भी अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय पूल में भी गेहूं का स्टॉक पिछले साल से ज़्यादा बना हुआ है। ऐसे में सर तमाम इंडिकेटर जितने हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी दबाव बना रहेगा। आप कितनी गिरावट देखने को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या कहीं कोई सपोर्ट, कोई की रिकवरी की गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए सबसे पहले अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने वीट प्रोडक्शन जो बताया है वो करीबन 115 एमटी के आसपास 24-25 का बताया जा रहा है। एंड सप्लाई काफी अच्छी है जिसकी वजह से भाव में एज ऑफ नाउ हमने काफी अच्छी गिरावट आती हुई देखी है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ी है और फूड क्राइसिस के चलते सभी देश का मानना है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। लगभग जनवरी से अभी तक हमने वैसे 15% का फॉल देख चुके हैं वीट के प्राइसेस में। मुझे लगता है थोड़ी और गिरावट है सप्लाई के देखते हुए और गवर्नमेंट के कंसर्न्स, गवर्नमेंट पे नजर रखी हुई है कि ज्यादा कुछ उछाल नहीं है। आई थिंक डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्टेड है बट 2500-2550 तक का लेवल आई थिंक एक अच्छा सपोर्ट का रहेगा, वहां तक हम प्राइसेस को आते हुए देख पाएंगे। अभी क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर गेहूं के अंदर? देखिए गेहूं में मुझे लगता है कि आगे जाकर कहीं ना कहीं कंजम्पशंस और थोड़े थोड़े इंप्रूव होंगे। शादी ब्याह भी है डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल में भी, जिस ढंग से टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन है तो वो इक्वेशन चेंज करेंगे। तो आई थिंक टाइमिंग हो सकता है अगले 10-12 दिन मार्केट में थोड़ा दबाव रहेगा। पिछले एक हफ्ते में अब तक हमने 5.5% की गिरावट देखी है तो ये और बढ़ती हुई दिखाई देगी जो 2550 तक का लेवल दिखा दे। तो आई थिंक 2550 का जो जोन रहेगा वो एक बेहतरीन लेवल रहेगा स्टॉक करने के लिए। ठीक सर। अब सर चलते चलते हम चाहेंगे कि आप अगर केडी एडवाइजरी की पसंदीदा कमोडिटी टिप्स अगर हमें बता दें जिसका वेट लोग करते हैं कि अभी अगर आज के सौदे कुछ बनाने हो तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है? देखिए सबसे पहले अगर हम मसाले की बात करें तो हल्दी तो प्रेफर्ड पिक है लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन जीरे पे भी ध्यान रखिए बिकॉज जीरे के अंदर हमने पिछले साल नवंबर में रीसोइंग या हम बोल सकते हैं कि जो जर्मिनेशन का इशू था उसकी वजह से इस बार क्रॉप थोड़ी सी डिले, जिसके चलते अच्छी खासी रैली आई हुई है। तो 22,000 के करीब लेके चलेंगे, 21,600 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 22,800 का एक अपसाइड देखने मिल सकता है जीरे के अंदर जिस ढंग से क्रॉप डिले है ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। वहीं दूसरी कमोडिटी रहेगी कैस्टर। कैस्टर में क्रॉप साइज कम है, हालांकि चाइना में टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई है, इसके लिए कोई एग्रेसिव बाइंग अब तक नहीं आई, इसलिए मार्केट एक दायरे में ही है। बट कुल मिला के कैस्टर भी एक ऐसी कमोडिटी जो आने वाले दिनों में एक बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। तो कैस्टर के अंदर भी 6250 पे लेके चलिए, 6200 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 6350 का है बट लॉन्ग टर्म के लिए कैस्टर भी एक बेहतरीन कमोडिटी रह सकती है। चलिए, तो ये दो कमोडिटीज़ हैं जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कैस्टर सीड आपकी स्क्रीन पर। अप्रैल फ्यूचर्स जो है खरीदारी करने की सलाह है, 6250 के आसपास खरीदें, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद खरीदने की सलाह है। 6290 के आसपास चल रहा है और 50 रुपये नीचे की स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 6200 के आसपास का। और ऊपर के टारगेट काफ़ी बड़े हैं, 100 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर आपको कैस्टर सीड में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कहाँ खरीदारी करने की सलाह दी गई है, अगली टॉपिक जो है लेकर के आ जाइए। हल्दी में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर केडी एडवाइजरी की तरफ से दी गई है। तो हल्दी और माफ़ कीजिएगा जीरा में खरीदारी करने की सलाह दी गई है। जीरा अप्रैल जो है वो 22,000 में खरीदें यहाँ पर और 21,600 का एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। 22,800 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 21,600 का स्टॉप लॉस, 22,800 का लक्ष्य
22,000 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम कमोडिटीज़ पर जो है विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर।